नमस्कार साथियों, मैं शैलेश सिंह। आप देख रहे हैं इंडिया 24 न्यूज और हमारे साथ आज हमारे खास मेहमान हैं सीतापुर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 11 के युवा विधायक राम कुमार टोप्पो। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने महज 2 साल हो चुके हैं और सीतापुर विधानसभा में 2025 में कुछ ऐसे विकास कार्य हुए जिसको लेकर के क्या विकास हुए और किन मुद्दों पर कार्य चला और कहां पर रुकावटें आई और कहां पर कई समस्याएं खड़ी हुई और फिर भी इस विकास के स्तर को लेकर के किस प्रकार से विधायक ने अपने आप को यहां पर उस कार्य पर बैठाया है और कैसे इस क्षेत्र में विकास की प्रगति को बढ़ाया है। हमारे साथ हैं सीतापुर के विधायक राम कुमार टोप्पो। राम कुमार जी, आपका सबसे पहले इंडिया 24 न्यूज में स्वागत है। और ये 2025 का अंतिम दिन है और जनवरी 2025 1 जनवरी से लेकर आज 31 दिसंबर 2025 तक क्या क्या ऐसी उपलब्धियां सीतापुर को मिली और किस प्रकार से विकास के कार्यों पर आपने मेहनत की और विकास कहां कहां तक पहुंचा और किन किन लोगों तक विकास पहुंचा है। धन्यवाद शैलेश जी। सीतापुर क्षेत्र में विकास कार्य करने के लिए जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसको समाप्त करने के लिए और समय लगेगा और बहुत काम है। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं एक पॉलिसी बनाकर कि विकास के उन तमाम बुनियादी सुविधाओं को जनता तक पहुंचाया जाए। जैसे अभी तक अगर आप जोड़ें इस 2 साल में तो लगभग जो बड़ी सड़कें हैं वो 100 सड़कें लगभग जो काम चल रहे हैं और कई पूर्ण हो चुके हैं। लेकिन अगर 2025 का केवल बोलेंगे तो लगभग 60 सड़कें होंगी जो काम चल रहे हैं और या तो स्वीकृति हैं। और ये तमाम सड़कें उन जगह के लिए हैं जो चिन्हित करके, जिनको सबसे ज्यादा आवश्यक थी उन्हीं को चिन्हित करके बनाया जा रहा है। जैसे आपने देखा होगा कि इस क्षेत्र में लंबे समय से खाट में उठा के ले जाने की समस्या, सड़क नहीं होने के कारण से ऐसा समस्या रहा है। उन जगहों को चिन्हित करके जिस हिसाब से आज काम चल रहे हैं तो बहुत जल्द जो है ना पहुंचविहीन वाली समस्या इस क्षेत्र से समाप्त होगा। जैसे कि मैं हमेशा कहता था कि हम लोग इस 1 से 1.5 साल में 2 साल में जो काम करने का कोशिश किए हैं इसमें बहुत कम ऐसे बसाहटें बच गई होंगी जिनको हम लोग रोड कनेक्टिविटी से नहीं जुड़े। इसमें एक समस्या और आती है, जैसे मैनपाट क्षेत्र में, चाहे बतौली के कुछ इलाके में या सीतापुर के बंसीपुर इलाके में ऐसी समस्याएं हैं जो सिंगल घर भी पहाड़ों के बीच में बसे हुए हैं। उनके लिए बड़ी सड़कें गुजारना पहाड़ को काट के चैलेंजिंग है, लेकिन उनके लिए जो पगडंडिया सड़क है वो बनाई जा सकती है। हम उसके लिए भी सर्वे करवा रहे हैं, लेकिन ये काफी चैलेंजिंग होगा। हम पहले जो ज्यादा बसाहटें हैं उसको कनेक्ट करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए भारत सरकार की जनमन योजना जो है ना वो काफी सहायक साबित हो रही है। पीडब्ल्यूडी की सड़कें भी बन रही हैं। सेम उसी तरीके से पुल्स की बात होंगे तो यहाँ के लोगों की लंबी लंबी मांगे थी, वो सारे पुल बजट में कहीं स्वीकृत हैं तो कहीं बनने लग रहे हैं, जो बहुप्रतीक्षित मांगे थी। इन पुलों के बन जाने के बाद में यहाँ ब्रिज कॉर्पोरेशन के जो बड़े ब्रिज बनाने का काम है ना सीतापुर में समाप्त हो जाएगा। इसके लिए हम लोग को 1 साल और काम करने की जरूरत पड़ेगी। राम कुमार जी, मैं जानना चाहूंगा, जो मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन और यहाँ पर से आता है जनमन योजना, ये कितना कारगर साबित हो रहा है खास करके ग्रामीण इलाकों में और शहरी इलाकों, क्षेत्रीय इलाकों में? हमारा जो सीट है ये फुल ट्रैवल इलाका है और बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला जो सीट है। और हमारे जो क्षेत्र में पहाड़ों में बसे हुए कोरवा जनजाति के लोग भी हैं, उनको देखते हुए ये सड़कें जो है काफी स्वीकृत हुई हैं। और इसके अलावा उरांव समाज के लोग भी पहाड़ों में, जंगलों में बसे हुए हैं। तो इन सभी चीजों को कनेक्ट करने के लिए काम किया जा रहा है और सेंट्रल की स्कीम इसमें बहुत कारगर है, क्योंकि आज देखिए डबल इंजन की सरकार कहते हैं तो उसका रफ्तार शायद मुझे लगता है सीतापुर को पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा होगा। अगर ये इसलिए मैं दावे के साथ कह रहा हूं क्योंकि अगर आज मैं कह रहा हूं कि 100 सड़कें ऑन गोइंग है, 60 सड़कें ऑन गोइंग है, तो अगर इतनी सारी सड़कें आज मुझे बड़ी बड़ी सड़कें बनाने पड़ रही हैं जो कि ये लगभग 164 करोड़ की सड़कें जो है ना ऑन गोइंग है, काम चल रहा है। तो इतनी बड़ी लागत की सड़कें अगर ऑन गोइंग है, बड़ी बड़ी सड़कें, तो पहले अगर इस रफ्तार से बनाई होती मान लीजिए तो हमें इन चीजों पर काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको पैच करने की या तो मेंटेनेंस करने की जरूरत पड़ती। लेकिन आज ये सारी नई सड़कें और ये ऐसी सड़कें हैं जो यहाँ के लोगों का जनजीवन ठीक करेगा,
मोबाइल क्या बोलते हैं, एम्बुलेंस की कनेक्टिविटी हो, चाहे लोगों की स्वास्थ्य सुविधाएं हो, वहां तक पहुंचाएगा। तो काफी कारगर है और मोदी की गारंटी पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा था और काफी जो बड़े बड़े जो गारंटी थे उनको प्रथम 6 महीने में ही पूरा किया गया और ये चल ही रहा है। जैसे धान खरीदी को लेकर भी 3100 रुपया हो, चाहे 21 कुंटल प्रति मानक एकड़ हो, वो भी लिया जा रहा है। रकबों में कुछ समस्याएं हैं, वो सुधार किए जा रहे हैं। जैसे मेरे क्षेत्र में आज से 10 दिन पहले मैंने मीडिया के माध्यम से भी कहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी से अवगत कराई कि 2400 किसानों का रकबा परेशानी है। अभी 2400 में से केवल हमारे यहाँ लगभग 500 किसानों का जो रकबा समस्या पेंडिंग है, उसके लिए भी निरंतर डाटा निकाल के पुनः लाइनअप किए जा रहे हैं, वो भी ठीक हो जाएगा। मैंने सभी किसानों के धान खरीदी किए जाएंगे। देखा जाए तो 2025 जब जनवरी से शुरुआत हुई तो मुख्यमंत्री ने सीतापुर को कुछ ऐसी ऐसी सौगातें दी हैं, तो शायद सीतापुर के इतिहास में पहले कभी ना मिला वो, जहां भी जानकारी मिली थी कि 129 करोड़ के लागत से सीतापुर विधानसभा क्षेत्र को सड़क का सौगात मिला है। और कई ऐसे सौगातें हैं जो 2025 एक यादगार रहेगा, जिसको लोग आने वाले समय में याद करेंगे। उस समय पे जब मुख्यमंत्री ने इस सौगात को दी तो आपने क्या मुख्यमंत्री के पास बात रखी थी? सीतापुर की जनता जानना चाहेगी उस चीज को। देखिए, ऑटोमेटिक कभी काम नहीं होते हैं। कुछ कामें होते हैं जो ऑटोमेटिक होते हैं कि चाहे कोई भी एमएलए हो किसी सीट में तब भी काम होते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ जनप्रतिनिधि चुन के भेजना, वो अपने क्षेत्र की जनता के लिए समस्याओं को लड़ने का काम सदन से लेकर अपने नेता तक करते हैं और बात को पहुंचाते हैं। जैसे आज एक होमवर्क का विषय है। आज अगर मान लीजिए मैं होमवर्क ना करूं कि रोड की अति आवश्यकता कहाँ है, पहले क्या पहले राइट फ्लैंक में है कि लेफ्ट फ्लैंक में है, इस प्राथमिकता तय करने का पूर्ण सक्षम एक एमएलए होता है। और अगर मान लीजिए वो प्राथमिकता तय नहीं करता है, ऑटोमेटिक न्यूट्रल है सारी चीजें, तो फिर तो प्राथमिकता तय होंगी ही नहीं। वो जहां जरूरत नहीं है वहां पहले बन जाएंगे, जहां जरूरत है वहां लेट में बन जाएगी। शायद ऐसे ही हुआ होगा। और इन तमाम चीजों को चिट्ठी के माध्यम से हमने हर बजट वर्ष में लिखने की कोशिश किया और वो तमाम चीजें सम्मिलित हुई। एक चीज और बताता हूं, केवल 25-2000 नहीं, अब मैं समझता हूं कि स्पीड और बढ़ेंगी। वो इसलिए बढ़ेंगी क्योंकि अब 2026 आने वाला है, 27 आने वाला, इसमें ये जो बजट का आप लागत जो बता रहे हैं, इससे कई गुना बढ़ने की आशंका है। इसका कारण ये है कि हम लोग भी अपने स्पीड पे आ गए हैं वर्क पे और सारा लाइनअप भी हो चुका है। जैसे कि लोग कहते थे कि नहीं, रामकुमार टोप्पो नया व्यक्ति है, तो नया व्यक्ति है तो 5 साल सीखने में लगेगा, उसके लिए सीतापुर को नुकसान होगा। तो सीखने में तो समय हर किसी को लगेगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जब 2023-24 का बजट जब सम्मिलित हुआ, 24 में हमें आया, 24-25 का बजट सम्मिलित, तो उसमें हमको थोड़ा परेशानी आई और हमारा जो सड़क की स्वीकृति थी वो बहुत कम हुआ। पुल की स्वीकृति सिर्फ 3 करा पाए हम। लेकिन अभी अगर 25-26 का बजट को देखेंगे तो उसमें उससे 4 गुना 5 गुना ज्यादा कार्य सम्मिलित हुए और इस वर्ष जो है ना उससे कई गुना और ज्यादा बढ़ने की अंदेशा है। इस कारण क्योंकि सारा चीजें लाइनअप हो चुकी हैं, काम करने का तरीका, प्राथमिकता कैसे तय करना है, और सबसे बड़ी यह है कि हमारा पॉलिसी, हमें रास्ता एकदम फिक्स हो गया है कि हमें इस एजेंडे पे काम करना है। ट्रिपल SVR पे आप काम कर रहे हैं, जो लगातार लोगों के बीच में एक चीज बना हुआ है। ट्रिपल SVR मतलब रामकुमार टोप्पो। शिक्षा के क्षेत्र में देखा जाए तो 2 वर्षों में काफी उपलब्धियां आपने हासिल की हैं। आने वाले समय में और कुछ ऐसी तैयारी जो सीतापुर के छात्र हैं उनको कुछ नया देखने को मिलेगा, क्योंकि 2026 एक नई शुरुआत होगी यहाँ से। मैं समझता हूँ काम करने के लिए या किसी मैथमेटिक को सॉल्व करने के लिए सूत्र होना बहुत जरूरी है और हम सभी ने पढ़ा भी है। और उसी तरीके से पॉलिटिक्स है, अगर इस रास्ते में चल के समस्या को सॉल्व करना है तो एक सूत्र होना बहुत जरूरी है और हमने उसी का एक सूत्र बनाया ताकि दिशा भटके मत, हमारा लाइन क्लियर हो कि हम क्या करना चाहते हैं। क्योंकि ये रास्ता जो है ना राजनीति का, इसमें समस्या का चैलेंज कम और बाहरी जो डिस्टर्बेंस वो ज्यादा है कि आप अच्छा भी काम करेंगे तब भी आलोचनाएं को झेलना पड़ेंगे, बहुत अच्छा करना चाहेंगे, अच्छा भी चीज खड़ा कर दिया तब भी उसमें लोग बुराई निकालेंगे। क्योंकि विपक्ष कई बार ये सोचता है कि अच्छा काम हो चाहे खराब काम हो, विपक्ष का बुराई करना है तो करना है। तो इस चीजों को अगर माइंड सेट करना है या तो एक दिशा में चलना है तो पॉलिसी बहुत जरूरी है और इसलिए हमने पॉलिसी बनाया। और एजुकेशन की बात है तो आज किसी भी समाज हो चाहे किसी भी राष्ट्र के लिए एजुकेशन सिस्टम जो है ना बहुत महत्वपूर्ण है। उसी के दम पर एक साधारण व्यक्ति भी असाधारण बन सकता है और
बड़ी बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकता है। इसलिए मेरा ये सोच रहता है कि सीतापुर में एजुकेशन को ज्यादा महत्व दिया जाए, ताकि हर एक युवा जो आज सपना देखता है कि मैं एक नई ऊंचाइयों को प्राप्त करूं, तो उसके लिए एक एजुकेशन बढ़िया सिस्टम मिलना जरूरी है। हर चीज हमारे हाथ में नहीं है, बट ये है कि बहुत कुछ किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि एमएल एजुकेशन कोर ये कोचिंग सेंटर हम लोगों ने खोला है। इसमें हमारे क्षेत्र के हजारों लाखों संख्या में स्टूडेंट्स हैं जो यूपीएससी क्रैक करने के सपने देखते हैं, पीएससी के सपने देखते हैं। और गांव में रहने वाले बहुत सारे विद्यार्थी ये तो सोचते हैं कि नहीं, मुझे कलेक्टर बनना है कॉमन लैंग्वेज में, लेकिन उसका सिलेबस क्या है, उसके लिए मार्गदर्शन कहाँ से मिलेगा। अगर मैं सक्षम हूं तो ठीक है, मैं रायपुर चला गया या दिल्ली चला गया, लेकिन सक्षम नहीं हूं तो फिर लास्ट में मेरी सपने अधूरे हो जाएंगी और लास्ट में माता पिता क्या कहेंगे कि बेटा इतना लंबा सपने मत देख और तुम सीधा अपने घर में काम में लग जा। तो ये चीजें ना हो, इसके लिए हमने एक संस्था खोला है और उसका रुझान भी देखने को मिल रहा होगा आपको कि अभी तक 25 स्टूडेंट्स ने अलग अलग सेक्टरों में उपलब्धि हासिल किया है। और एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि इस सेंटर से लोगों को अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा और उनको नई दिशा मिलेगी। लाइब्रेरी की बात रही, हमेशा जब से आए मैं तब से यहाँ के स्टूडेंट्स, शहर के स्टूडेंट्स बोलते थे कि एक लाइब्रेरी होनी चाहिए, लाइब्रेरी होनी चाहिए। तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक लाइब्रेरी का सेटअप सैंक्शन मिला है। वो भी भवन अभी हम लोग 4-5 तारीख लगभग को भूमि पूजन करके उसमें काम शुरू करेंगे। तो ये सब चीजें नई उपलब्धि होगी, क्योंकि सीतापुर में लाइब्रेरी कहीं नहीं थी, यूपीएससी कोचिंग सेंटर कहीं नहीं थी। तो ये तमाम चीजें जो है ना एक नया आयाम स्थापित हो रहा है। विष्णु की सरकार, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बनती है, उसके बाद एक कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, सुशासन दिवस। उसमें हमने देखे कि कई ऐसे आवेदन निकल करके सामने आए जो सच में उस आवेदन की जरूरत या तो सरकार को थी या तो क्षेत्र में उस आवेदन की जरूरत थी। सीतापुर में उसका कितना प्रभाव पड़ा सुशासन दिवस पर? उस सुशासन दिवस पर किन गरीब परिवारों को, कुछ ऐसे परिवार होंगे जिनको उस सुशासन दिवस का फायदा मिला होगा। इसमें मैंने किसी शिविर में गया था। एक चीज है कि लोगों ने अपनी बातें खुल के रखी और केवल अपनी मांगे नहीं रखी, अगर कोई दूसरा गड़बड़ कर रहा है तो उसको भी रखे। जैसे किसी ग्राम पंचायत में कुछ महिलाओं ने रखा था कि हमारे गांव में इतने राशन कार्ड जो है ना फर्जी है, फर्जी तरीके से कर रहे हैं, वो कटना चाहिए। तो मैं सोचकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि आम जनता भी आज सुशासन की सरकार को सुशासन बनाने के लिए बेड़ा अगर उठा रही है और अपनी बात खुल के रख रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और तत्काल हमने, जिला कलेक्टर भी साथ में थे, कार्ड को जांच करके निरस्त करने के लिए निर्देश किया था और कार्रवाई भी हुई। और जो पात्र हैं उनको पात्र के आधार पर राशन कार्ड भी उपलब्ध हुए। लोगों ने बहुत सारे मांगे मांगी, जैसे सड़कें से लेकर पानी तक, मैंने जो जो उनकी आवश्यकताएं लगी सारे मांगे। वो उसका मेरे पास एक बुक भी है कि लोगों ने क्या क्या मांगा है, और उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग चिट्ठी जब लिखते हैं सैंक्शन के लिए तो उसको सम्मिलित पारी पारी से करते हैं। क्योंकि कोई भी सरकार सारी समस्याएं एक साथ दूर नहीं कर सकती। उनके एक योजना रहता है कि कितना बजट में हम आवंटन अधोसंरचना के लिए कर रहे हैं, कितना एजुकेशन के लिए कर रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग वो तमाम चीजें आ रही हैं। बाकी तत्कालिक रूप से जैसे किसी का पेंशन नहीं मिल रहा था, किसी का राशन कार्ड नहीं था, ये तमाम समस्याएं जो है ना तत्कालिक रूप से ठीक किए गए और ये आम जनता के लिए सीधे सरकार तक पहुंचाने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम बना। सीतापुर विधानसभा सीतापुर मुख्यालय माना जाता है, जिसमें बतौली, ब्लॉक, नवानगर और मेमना जाते हैं। लगातार सीतापुर की जनता एक सवाल को लेकर के लगातार, चाहे विपक्ष हो चाहे यहाँ की जनता हो, एक सवाल लगातार करती है सीतापुर की मुख्य शहर की सड़क। इसमें अड़चने कई प्रकार की आ रही हैं। क्या लगता है कि इस पर कार्य किया जा रहा है और इस पर सीतापुर की जनता लगातार सवाल पूछती है कि आखिर सड़क बनेगी कब और हमको वो सड़क कब मिलेगी जो हम सपनों में देखा करते हैं? ये सड़क माननीय विष्णुदेव साय जी के सरकार में ही बनेगी और इस सुशासन की सरकार में बनेगी। और इसकी रूपरेखा मुझे सौभाग्य मैं मानता हूं कि जब इसका डीपीआर बनाया जा रहा था तो मैंने एनएच के इंजीनियरों को बुला के पूछा कि दिखाओ इसमें कुछ कमियां तो नहीं है। तो उसमें जो ड्रेनेज का सिस्टम था वो चौड़ाई कम थी, गहराई कम थी। तो मैंने उनको एक ही बात बोला था कि हमारा सीतापुर 50 साल बाद क्या जरूरत है, उसके आधार से प्लान बनाया जाना चाहिए। क्योंकि हम बार बार तोड़ के बार बार चीजों को नहीं बना सकते। एक बार हम ऐसे बनाए कि जो 50 साल तक हम लोग को जो रिक्वायरमेंट है वो छेड़खानी करने की जरूरत ना पड़े। और आज जमीन के जिस हिसाब से जब शुरू में सड़कें की बात आई तो सीतापुर नगरवासी एक बार भयभीत भी हुए कि नहीं कहीं तोड़ फोड़ ना हो जाए, बहुत ज्यादा नुकसान ना हो जाए।
तो उसमें बैठ के मैं ये भी सुनिश्चित किया कि हमारे पास जमीन कितनी है, हम उतने में ही बेस्ट प्लान तैयार करेंगे और ऐसा तैयार करेंगे कि माने बारिश होने के बाद 10 मिनट में एक भी बूंद बारिश का पानी नहीं जमना चाहिए। तो उसके लिए क्या प्लान किया गया कि ड्रेनेज की चौड़ाई जमीन की उपलब्धता के आधार हम ना बढ़ाएं, उसको नीचे गहरा करें ताकि जो चौड़ा होना था वो गहराई में चला जाए, तो हमको जमीन की जो तोड़ फोड़ की जो समस्या है वो नहीं आई। फुटपाथ बनाने की जो समस्या थी, मान लीजिए कि फुटपाथ की चौड़ाई अलग से लेते, तो हमने ड्रेनेज के ढक्कन में ही फुटपाथ लेकर उसको प्लान किया, यानी बेहतर से बेहतर बनाने की कोशिश किया। और ये सड़क का टेंडर लगा होगा, मैं क्षेत्रवासियों को बताना चाहता हूं कि मुख्य मार्ग का टेंडर भी लगा हुआ है, अभी लगभग 1 हफ्ता हो रहा है और ये टेंडर खुलेंगे और जो नगरवासी हैं उनके मनसा अनुरूप बहुत अच्छा सड़क और स्थायी सड़क बनेगा। 2025 में आप राजनीति में आ चुके हैं और कहा जाए अपने 2024 में हमने आपको देखा कि आपने राजनीति पर पहला कदम रखा था। उस समय थोड़ा सीखने को मिला, लेकिन 2025 जब आपके जीवन में जब 1 जनवरी के बाद आया तो कार्य करते समय कैसा लगता था? क्योंकि देखा गया है कि कई कुछ ऐसी बातें हैं जो कहीं ना कहीं जब हम कुछ कार्य करने जाते हैं तो वो बातें जब हमको सुनने को मिलता है तो कहीं ना कहीं हमको लगता है कि मैं क्यों ये कार्य करने जा रहा हूँ, रोकने की कोशिश करता है। तो कुछ अड़चने आई हैं 2025 में, क्योंकि मैं भी आपके साथ कई बार रहा हूँ क्षेत्र में, हम खबर के माध्यम से रहे हैं और देखे हैं कुछ अड़चनों को। तो कैसे लगा उस विकास के कार्य को वहां पहुंचाना और उस परेशानियों का सामना करना? आज देखिए, जैसे पेयजल की व्यवस्था मैं बताना चाहता हूं। अभी लगभग 10 दिन पहले हम लोग पहुंच विहीन कहलाने वाले स्थलों पर गए और अभी भी मैं जनपद पंचायत के सीओ और ग्राम पंचायत के सरपंचों के माध्यम से और एक हमारे भारतीय जनता पार्टी के पार्टी लाइन से, मैंने 3 लाइन से मैंने कुछ बिंदुओं पे सर्वे मांगा है। जैसे कोई एक भी घर अगर बसा हुआ है और अगर वो नदी नाली या ढोड़ी का पानी पी रहा हो मजबूरीवश, तो उसकी जानकारी हमको चाहिए। यानी पेयजल की व्यवस्था जो है ना, हम लोग को टारगेट बेसिस लेकर सबके लिए पहुंचाने की जरूरत है। दूसरा, सड़क कनेक्टिविटी कि ऐसा एक भी घर अगर बसा होगा जो जिसके पास सड़क नहीं है, पगडंडी ही नहीं है, मान लीजिए मोटरसाइकिल नहीं जा सकता, तो उसके लिए भी हम लोग योजना बनाएंगे, उसके सर्वे मांगे हैं। खेल ग्राउंड नहीं है जिस जगह पे, अगर ग्राउंड सरकारी जमीन होने के बाद भी ग्राउंड नहीं है। मुक्ति धाम नहीं है। तो ऐसे करके कुछ बिंदुओं पे मैंने सर्वे मांगा है और जनवरी 10 तारीख तक डेडलाइन टाइम दिया हुआ है कि वो लोग हमको देंगे। इससे पहले भी मैंने पानी के लिए सर्वे करवाया था, उसमें अभी की स्थिति पर 165 ऐसे बसाहटें या घरें कहेंगे जो नदी नाली और ढोड़ी का पानी पीने पे मजबूर हैं, ऐसा हमको खबर आया। उसको एक साथ सैंक्शन हमने दिया है और अभी उसका खोदाई भी चालू है। तो 10 दिन पहले हम गए थे, वहां जाने के बाद ये देखे कि 2 दिन तक जहां हैंडपंप करना था वहां तक गाड़ी पहुंचना मुश्किल है। लास्ट में दूसरे दिन हमने ये कहा अपने कर्मचारियों से भी, अपने स्टाफ से, कि किसी भी हाल में गाड़ी यहां पहुंचाना है, क्योंकि आज आजादी के इतने वर्ष बाद जब हम विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं और विकसित भारत की ओर बढ़ रहे हैं तो किसी एक कोना जो है ना पेयजल व्यवस्था के लिए छूटनी नहीं चाहिए। मेरे को अच्छे से याद है कि जब एक बार हम दौरे में गए, पिछले महीने की बात होगा, तो जहां से वो लोग पानी पीते होंगे जो नदी का बहरा है, आपने उस जगह उसमें उठा के मैंने पानी पिया, तो उसमें कई लोग टिप्पणी भी किए होंगे कि पानी पीना तो ठीक है लेकिन यहाँ की तस्वीर बदलना चाहिए। तो वही तस्वीर बदलने के लिए हम लोग वहां गए और आज मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि वो तस्वीर बदल गई। आज उस क्षेत्र में निरंतर आज 4-5वें दिन हो गया कि गाड़ियां वहीं हैं और जहां जहां आवश्यकता हो रहा है पूरा ड्रिलिंग हो रहा है और उनको आजादी के बाद पहली बार हैंडपंप का पानी और स्वच्छ पानी उनको मिल रहा है। इन 2 वर्षों में सीतापुर को क्या क्या उपलब्धियां मिली? सीतापुर की जनता ये भी जानना चाहती है, क्योंकि क्या होता है कि वो जनसंपर्क में जाने के बाद कुछ बातें होती हैं जो जनता को पता नहीं चल पाती है। तो इंडिया 24 न्यूज एक ऐसा सहारा बनेगा जो सीतापुर को पता चल सके कि हमने इन 2 सालों में क्या क्या उपलब्धियां हासिल की और राम कुमार टोप्पो के आने के बाद सीतापुर को क्या मिल पाया। राजनीति हमेशा तुलनात्मक होती है और मैं हमेशा कहता हूं यूथ को भी, कई बार हमसे सवाल पूछते हैं कि भैया, जैसे मैंने किसी अपने भाई को कहा था कि एक बार सर्वे करके आना क्षेत्र में और वहां के लोग क्या कह रहे हैं, तो उसने ये बताया कि भैया हमारे गांव में 2 ठो सड़क है, बहुत कीचड़ होता है और इसके लिए पब्लिक जो है ना बोल रहा है कि कब बनाओगे और इसके लिए नाराज। बोला और बताओ,
तो बोला नहीं, वहां पे एक खेत में हम जंगल जाते हैं, वहां पुल चाहिए, उसके लिए लोग बोलते हैं बार बार कि कब बनाओगे। बोला और बताओ, तो बोला नहीं यहाँ पे ये दिक्कत है, इसके लिए लोग बोलते हैं। तो मैं बोला ठीक है, अब मुझे ये बता दो कि इस 1.5 साल में, ये 1.5 साल पहले, 6 महीना पहले की बात है, इस 1.5 साल में आपके गांव में क्या क्या हुआ। तो बोला भैया ठीक है, आपने चुनाव जीतते ही 8 करोड़ की एक सड़क थी, उसका भूमि पूजन किया। हमारे दरवाजे से पार होने वाला एक सड़क था, 15 लाख का, उसका भूमि पूजन किया, वो बन गया। अभी अभी आपने 20 लाख की एक सड़क दिया है यहाँ से वहां जाने के लिए, वो कार्यरत है। ऐसा करके उसने बताया। तो मैं कैलकुलेशन किया और उसको ये बताया कि अगर 1.5 साल या 2 साल में किसी एक ग्राम पंचायत में अगर करोड़ों रुपए की लागत से अगर सड़क बन रही है, तो आप तुलना करना सीखिए। क्योंकि राजनीति तुलनात्मक होती है कि पहले वाले ने अपने ड्यूरेशन पे क्या किया और अभी हम इस 2 वर्षों में क्या किया या 5 वर्षों में क्या करेंगे। क्योंकि पूरी सड़कें इस 5 वर्ष में नहीं बनाए जा सकते, हर एक समस्या हल नहीं किए जा सकते, बस शर्तें कि ज्यादा से ज्यादा किए जा सकते हैं और तुलना किया जा सकता है। तो मैंने उनको यही बताया। हमारा देखिए एजुकेशन पर अगर बात करेंगे तो आज शिक्षा के स्तर पर बहुत सारे ऐसे छात्रावास जो जरूरतें थी, जिस कारण से जो पिछड़ी जाति के कई बसाहटें हैं वो पढ़ना छोड़ देते थे, उन हॉस्टल की सुविधाएं जो है ना, लगभग 10 से अधिक हॉस्टलें करोड़ रुपए की लागत से बन रही हैं और अभी सैंक्शन हुई है, उसको भूमि पूजन हमको करना है। और नई स्कूलें, कई जर्जर बिल्डिंगें थी, उनको बनाने का काम किया गया है। कॉलेज भवन आपने देखा होगा कि महाविद्यालय भवन नहीं होने के कारण से पिछले 2018 से मैन पार्ट में हायर सेकेंडरी स्कूल के भवन में महाविद्यालय चल रहा है। तो बच्चों की मेच्योरिटी किस लेवल का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि एक कहते हैं कि परिसर बहुत महत्वपूर्ण एजुकेशन पे रखता है, तो उसका भवन सैंक्शन करवाए। उद्यानिकी महाविद्यालय आपने देखा होगा कि भवन नहीं होने के कारण से केवल कुनकुरी में संचालित होता था। सबसे पहले उन बच्चों को यहाँ लाया गया और आज ITI में वैकल्पिक व्यवस्था पर क्लास चल रहा है, लेकिन उसके लिए भी 16 करोड़ की लागत से प्रशासनिक भवन सहित, हॉस्टल सहित और महाविद्यालय का जो भवन सहित पूरा सेटअप सैंक्शन है। ये भी टेंडर खुल चुके हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी को या तो फिर मंत्रीगणों को बुलाकर उनके कर कमलों से भूमि पूजन कराकर उसको शुरू करेंगे। ऐसे एजुकेशन पर प्रयास किया गया है कि इस 2 सालों में जहां जहां जरूरत है उसको बहुत ज्यादा काम किए जाएं। ML एजुकेशन कोर्स, UPSC या PSC के कोचिंग सेंटर, पुलिस में जाने के लिए, फौज में जाने के लिए डायरेक्ट यहाँ के युवाओं को मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। लाइब्रेरी का सेटअप हो, वो भी सैंक्शन हो गया है, बहुत जल्द तैयार होगा। और इस तरीके से करके तमाम चीजें एजुकेशन पे फोकस करके हम लोग काम करने का कोशिश कर रहे हैं। और इसके बाद आ जाता है हमारा सुरक्षा के दृष्टांत में जो हमने काम किया है। थाना भवन नहीं था, आप बतौली का थाना देखते होंगे कि चूता था बारिश में, बहुत अति जर्जर पुराना है। मैन पार्ट का थाना भवन पुराना है, जर्जर है, वो भी चूता था। आप चौकी खुला किरजू में, उसके लिए स्वयं का भवन नहीं है। तो ऐसे तमाम जो है ना 60-60 लाख के भवन स्वीकृत करवाए और करवा के अभी काम जो है ना चालू होने वाला है। उनको एक अच्छा भवन मिलेगा। जितने प्रमुख चौक चौराहे थे, जैसे मैन पार्ट के बिजलावा चौक हो गया और काराबेल चौक हो गया, ऐसे महत्वपूर्ण स्थान थे, उस जगह पे हमने CCTV कैमरा लगवाया ताकि सर्विलांस जो है ना हमेशा रखा जा सके। जितने हमारे क्षेत्र में घुसने वाले जो सरहदें थी, उन सभी जगहों पर बैरिकेडिंग लगा के, सूचना बोर्ड लगा के, कई जगहों पे कैमरे भी लगाए गए हैं ताकि कोई भी लोग यहाँ घुसते हैं तो अच्छे लोग जो होते हैं, सैलानी होते हैं, उनको सुरक्षा फील होना चाहिए कि हम अच्छा जगह में जा रहे हैं। और अगर आपराधिक श्रेणी का कोई व्यक्ति आता है, उनको भय फील होना चाहिए कि भाई यहाँ आपराधिक गतिविधि को अंजाम नहीं देना चाहिए। ऐसे पेट्रोलिंग बढ़ाया गया है। पुराने केसेस थे बहुत सारे, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग केस थे, तो उन्होंने से भी चिन्हित करके उस पर काम किया जा रहा है। कई बेटियों को सुरक्षित लाया भी गया है और अभी तलाश जारी है। ऐसे करके सुरक्षा के दृष्टिकोण भी काम किया जा रहा है। सीतापुर क्षेत्र में जितने भी लोग बाहर से आते हैं, जैसे चंदा मांगने पर भी आते हैं कई लोग, कई बाबा का भेष बना के आते हैं, कई रोजरी बांध कर आते हैं, अलग अलग धार्मिक रूप धारण करके आते हैं और फ्रॉड का शिकार कई बार आम जनता हो जाता है। बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे घर में प्रॉब्लम है, लाखों रुपए लूट के ले जाते हैं। तो ऐसा कभी भी कोई दिखता है तो सीधा बिना थाना की अनुमति के उनको इस क्षेत्र में घूमने के लिए बाध्य किया गया है। ऐसा सभी आम जनता या कार्यकर्ताओं को भी बताया गया है कि इन पर निगरानी रखें। कोई कहता है कि रोजगार हम दे देंगे, दिल्ली में दे देंगे, बंबई में दे देंगे, तो उनका भी बिना अनुमति के उनको भी घूमना वर्जित है।
ये पहले से ही पूर्ण कानून है, लेकिन क्या है, इस पे सख्ती बरतने का जो काम है हम लोग निरंतर कर रहे हैं। कई बार ये भी देखने को मिलता है कि गांव में चीट फंड कंपनियां आती हैं। आपने देखा होगा कई केस लंबित हैं अदालतों में कि एक जने को पकड़े और वो किसी और को पकड़े, चैनल लीक बना, करोड़ों रुपया लपेट के ले गए और गांव वाले बाद में ढूंढ रहे हैं। तो ये पुराने केसेस को देखते हुए अभी भी हम हर एक सभा में भी और थाना के माध्यम से भी, ग्राम पंचायत सरपंचों के माध्यम से भी स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा मिलता है कि हम इतने पैसे को इतने बना देंगे, तो अगर ऐसा विषय आता है तो तुरंत सूचना पुलिस को करें या हमारे कार्यालय को करें, क्योंकि एक भी फ्रॉड और नहीं होना चाहिए। इसके लिए सभी को जागरूक करने का काम हम लोग कर रहे हैं। ये सुरक्षा की बात है। एक समय था जब यहाँ पर कांग्रेस के विधायक थे, पूर्व विधायक, जनता को जब उनसे मुलाकात करना होता तो 50 किलोमीटर की दूरी तय करके जाते थे और शायद मुलाकात होती थी या नहीं होती थी, महज ये जानकारी नहीं मिल पाता था। लेकिन अभी कुछ दिनों से हम भी अगर सर्वे पे रहते हैं, फील्ड पे रहते हैं, तो हमने देखा है कि जनता का जुड़ाव आपसे एक फोन के माध्यम से हो जाता है। तो किस तरह से वो कार्य रहता है, वो इतने बिजी शेड्यूल में आपको कैसे पता चल जाता है कि फोन इम्पोर्टेंट है? उस फोन कॉल पे मैंने देखा परसों के दिन में ही कि कोरवा समुदाय के द्वारा आपको फोन करके जानकारी दी गई कि वहां पर कुछ ऐसा कार्य चल रहा है जो कार्य वहां नहीं होना था। तो जनता से जो जुड़ने का जो तरीका है फोन के माध्यम से, देखिए, सबका काम करने का तरीका अलग अलग है और हमने एक कार्यालय बनाया है, और अगर मैं बाहर भी प्रवास में रहूं तब भी कार्यालय खुला रहता है और हमारे जो स्टाफ यहाँ बैठते हैं उनके माध्यम से कि जनता की समस्या लाइन अप हो जाती है, हमसे भी बात हो जाता है। ये पहला सुविधा है। इसके अलावा लगभग सीतापुर क्षेत्र के जो है ना 80% पब्लिक के पास हमारा सीधे मोबाइल नंबर होगा। मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं क्योंकि अभी अभी एक कार्यक्रम हमारा हुआ था, उसमें मैंने रेंडमली ऐसे पूछा कि मेरा मोबाइल नंबर किस किस के पास है, तो वहां बैठे हुए 2000 की जनसंख्या में से 1900 लोगों ने लगभग हाथ उठाया होगा। तो ये आकलन किया जा सकता है कि मोबाइल नंबर है। और इसमें एक सुविधा ये बताया है कि इमरजेंसी पड़ने पर जहां कोई बात काम ना हो रहा हो, हमको सीधे फोन कर सकते हैं। फोन हमेशा सही टाइम पे उठ जाए ये थोड़ा मुश्किल होता है कि कहीं बैठक में हो कुछ हो, लेकिन रिटर्न कॉल पूरा प्रयास रहता है कि जरूर करें। इसके अलावा एक चीज और हमने पब्लिक को कहा है सीतापुर में कि व्हाट्सएप के माध्यम से भी आवेदन आप भेज सकते हैं, अगर सिंगल पेज का आवेदन है, विवादित मामला ना हो। जैसे जमीन के मामले हैं, वो न्यायालयीन मामला होता है, विवादित होते हैं, कई सारे विषय होते हैं उसमें और कई पेजों के होते हैं। अगर उसको व्हाट्सएप में भेजते हैं तो कई सवाल समझने में दिक्कत होता है, तो उसके लिए मिलने की जरूरत है। लेकिन हैंडपंप की मांग है मान लीजिए, या कहीं की सड़क की मांग है जो सिंगल पेज की मांग है, उसको व्हाट्सएप कर सकते हैं, मोबाइल नंबर उसमें होना चाहिए, ताकि हम उस आवेदन को निकाल के हम इंक्वायरी करा लेते हैं और उस बेसिस पे काम कर लेते हैं। अब विषय आता है कि मोबाइल नंबर मिलेगा कहाँ, तो जब मैं ऑलरेडी बता दिया कि मैं जनसंपर्क में पब्लिक को खुलेआम मोबाइल नंबर बांटता हूं और बांटता था, चुनाव में बांटता था, तो मोबाइल नंबर हमारे क्षेत्र की जनता के लिए है और व्हाट्सएप की सुविधा हमारी क्षेत्र की जनता के लिए है। बाहर के लोगों के लिए मोबाइल नंबर की हम नहीं बांट सकते। सबसे पहले चीज मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा, एक बात पूछना चाहूंगा। आप जब पहुंचविहीन क्षेत्र में जाते हैं, ये 2025 में हमने भी देखा है, एक और कई लोगों के सवाल भी ऐसे रहते हैं। कई लोग बोलते हैं कि फॉर्च्यूनर वाला विधायक, ब्लैक गाड़ी वाला विधायक, और एक फिटनेस जो कहा जाए, एक विधायक का फिटनेस और एक कार्य करने का जो शैली होता है, हमने आपके साथ भी चला 10-10, 12-12 किलोमीटर आप बिना किसी थकान के चल जाते हैं। हम तो सांस नहीं ले पाते थे उस समय। तो मॉर्निंग में जो उठने का आपका रोटेशन है और जो सीतापुर में तैयारी आप करवाते हैं, फिजिकल ट्रेनिंग जो सुना है हमने, और लोग कहते हैं कि भाई फॉर्च्यूनर वाले विधायक, कितना कैसा लगता है जब ऐसे सवाल सामने आते हैं और खुद को अपने आपको उस तरीके से तैयार करना हो, बच्चों को फिर तैयार करना, उनको उस लेवल पर पहुंचाना। राजनीति में चलने के लिए मानसिक मजबूती सबसे ज्यादा होती है और सहनशीलता। जब हम फौज में ज्वाइनिंग किए तो जब तक रहे और शुरू जब से ज्वाइन किया तब से एक ही बात आती थी कि बर्दाश्त का मादा पैदा करो। आप हर किसी फौजी के जुबान पर आप सुन सकते हैं, ये शब्द सबसे प्रथम शब्द है। और बर्दाश्त का मादा पैदा करने के लिए बहुत सारे ऐसे अभ्यास कराए जाते हैं, प्रताड़ित भी किए जाते हैं ट्रेनिंग पर, कि पानी में डाल देना और ऐसे खाना नहीं देना, ये ट्रेनिंग का एक पार्ट है। ये सब इसलिए कराया जाता है कि बर्दाश्त व्यक्ति में हो। और राजनीतिक फील्ड में जिसके अंदर में बर्दाश्त नहीं है वो आदमी नहीं चल सकता है।
तो ये जो आलोचनाएं हैं कि ब्लैक गाड़ी, गाड़ी तो गाड़ी है, चाहे वो व्हाइट हो चाहे ब्लैक हो। और रही बात, हमने फॉर्च्यूनर इसलिए खरीदी क्योंकि हमारे क्षेत्र का ट्रेंड अलग है। आप हमारे विधानसभा को किसी और विधानसभा से तुलना नहीं कर सकते। आपने स्वयं देखा होगा कि हम उस गाड़ी को, मैं तो कहता हूं कि विकास का सबसे बड़ा साक्ष्य वही है कि जहां ट्रैक्टर नहीं पहुंचता वहां पे हम इसको घुसाते हैं। और शायद इसलिए इसको लिया कि क्योंकि हर जगह हमको जाना है और सीतापुर का स्पीड से समस्याओं को टारगेट करके समाप्त करने के लिए हमको काम करना है। उसमें बहुत बड़ा योगदान हमारे गाड़ी का है, इसलिए हमने लिया। और रही बात फिटनेस का, तो मैं समझता हूं कि जीवन में कितना भी बड़ा व्यस्त हो, चाहे कोई भी हो, अगर 1 घंटा अपने लिए समय नहीं है, अपने शरीर के लिए समय नहीं है, तो आगे क्या काम करेंगे हम। सारी चीजें, मेरी योजनाएं, मेरे चलने का स्पीड, मेरे काम करने का तरीका, ये तमाम चीजें मेरे फिटनेस से ही है। अगर मैं फिटनेस खो दूंगा, बीमार हो जाऊंगा, तो फिर मेरी काम करने की शैली भी तो रुक जाएगी, वो कम हो जाएगी। इसलिए हमारा रूटीन है कि रोज सुबह व्यायाम को महत्व देना और इसी बहाने इस क्षेत्र के हजारों युवाओं का भविष्य के साथ उसको जोड़ देना और उनको भी तैयारी कराना, ताकि वो लोग भी अपने जीवन में जहां जाना चाहते हैं उनको अभ्यास के माध्यम से उपलब्धि मिले। 2025 का ये अंतिम दिवस है और कल से एक नई शुरुआत होगी, एक नया ऊर्जा होगा और कल एक नई सुबह भी होगी। तो सीतापुर की जनता और प्रदेश की जनता क्या संदेश देना चाहेंगे कि कल की शुरुआत और कुछ ऐसे चीजें होने वाले हैं सीतापुर में, जो सीतापुर की जनता को मैं कहना चाहूंगा कि आप खुद इंतजार करें, क्योंकि अब सीतापुर को एक ऐसा विकास मिलने वाला है जो अभी बताना मेरे लिए सही नहीं है। और मैं भी चाहूंगा कि विधायक अभी ना बताएं उस चीज को, क्योंकि वो सरप्राइज सीतापुर के लिए रहेगा। तो मैं चाहूंगा कि कुछ ऐसी बातें जो हो कल से जो शुरुआत होगी। जिंदगी में शुरुआत के लिए कभी भी 1 तारीख जनवरी का इंतजार नहीं करना चाहिए, ऐसा मैं मानता हूँ। जिस दिन जाग गए हम उसी दिन हमारी शुरुआत होनी चाहिए। कई बार मैं देखता हूँ कि युवा पीढ़ी में जब हम इस सफर में चलते हैं, मैं बड़ों को नहीं बोल सकता, लेकिन मैं अपने उम्र और जिस उम्र से मैं गुजर के आया, मैं जरूर अनुभव करता हूं कि कई बार जब हम किसी गोल को लेकर स्टडी शुरू करते हैं तो ये लगता है कि नहीं, हम सोमवार से शुरू करेंगे। कई बार ये लगता है कि नहीं, मैं 1 तारीख से शुरू करूंगा। कई बार दौड़ने में जब फिजिकल के लिए हम तैयारी करते थे तो ऐसा लगता है कि नहीं, आज नहीं, हम सोमवार से शुरू करेंगे। लेकिन शायद एक दिन करके अपने समय को हम स्वयं धकलते हैं। और मैं मानता हूं कि जनवरी का 1 तारीख की शुरुआत का नहीं होता, जीवन का हर कड़ी शुरुआत होता है जिस दिन हम ठान लें। इसलिए भले ही 1 तारीख आने वाला हो, यूथ जो है ना अपने अंदर में एक आग भरे और जो बनना चाहते हैं उसकी ओर पूरी मजबूती के साथ आगे बढ़े। शुरुआत, एक कहावत है कि जो कल करे सो आज कर, आज करे सो अब। हम बहुत अच्छे से इस वाक्यान को हम लोग पढ़े हैं। ये बिल्कुल सत्य है कि शुरुआत के लिए कभी भी इंतजार नहीं करना चाहिए और आलस्य को अपने अंदर समाने नहीं देना चाहिए। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए और जो बातें सीतापुर की जनता लगातार इंडिया 24 न्यूज से पूछती थी, कमेंट बॉक्स पे भी हमसे आपने कई बार सवाल किया कि सीतापुर पर विकास कहाँ है, तो आज मैंने खुद सुनाया और खुद हमारे साथ सीतापुर के विधायक थे और आज हमने भी ये चीज को कई बार अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाया है कि सीतापुर में कार्य कैसे चल रहा है। कुछ मांगे हैं जो आने वाले समय में शायद पूरे होंगे, क्योंकि हमको ये भरोसा है, हम भी देश के और इस प्रदेश के युवा हैं, हम भी आज जर्नलिस्ट से पहले भारतीय नागरिक हैं। तो हमारे साथ है सीतापुर विधायक। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इंडिया 24 न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और इस 2025 के अंतिम दिन पर सीतापुर क्षेत्र की जनता को वो बातें बताने के लिए जो कुछ लोगों को पता है लेकिन कुछ लोगों को नहीं जानकारी है, जो लगातार पूछते हैं सवाल। तो आज आपको हमने सुनाया भी। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिएगा इंडिया 24 न्यूज। मैं शैलेश सिंह, इंडिया 24 न्यूज के लिए सरगुजा।